हमारे YouTube चैनल मरीन इंजीनियरिंग सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। ओह, शुक्रिया। और आज की चर्चा बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। बिल्कुल। आज हम एक ऐसे विषय पर गहरा विश्लेषण करने वाले हैं जो अक्सर पर्दे के पीछे ही रहता है, लेकिन जहाज़ों के लिए वो सबसे बड़ी जीवन रेखा है। मरीन इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स, और खासकर अर्थिंग और इंसुलेशन रेजिस्टेंस। ये वो चीजें हैं जिनके बारे में लोग तब तक नहीं सोचते जब तक कुछ बड़ा गलत न हो जाए। सही कहा। जरा इस दृश्य की कल्पना की जाए। एक विशालकाय कमर्शियल जहाज बीच प्रशांत महासागर में है। मौसम बेहद खराब है, बाहर भयंकर तूफान है और 25-30 फुट ऊंची लहरें जहाज के हल से लगातार टकरा रही हैं। ओह, सोचकर ही डर लगता है। और इस स्थिति में अगर इंजन रूम में अचानक ब्लैकआउट हो जाए, पावर फेलियर हो जाए तो क्या होगा? वो सिर्फ एक तकनीकी खराबी नहीं रह जाती, वो सीधा जीवन और मृत्यु का सवाल बन जाता है। बिल्कुल, क्योंकि बिना पावर के तो पूरा का पूरा स्टीयरिंग गियर ही लॉक हो जाएगा, नेविगेशन के सारे उपकरण ठप पड़ जाएंगे और सबसे खतरनाक बात, मेन इंजन को ठंडा करने वाले पंप रुक जाएंगे, जिससे पूरा इंजन सीज हो सकता है। तो ये समझना बेहद रोमांचक है कि ऐसे तूफानों के बीच जब भारी कंपन और झटके लग रहे हों, तब भी जहाज़ों की बिजली व्यवस्था कैसे अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करती है। मशीनरी बिना रुके कैसे चलती रहती हैं? इस पूरे परिदृश्य में जो चीज़ एक मरीन इंजीनियर को सबसे ज्यादा सुकून देती है, वो है जहाज के पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का खास डिज़ाइन। मतलब जब हम मरीन अर्थिंग सिस्टम की बात करते हैं तो मुख्यतः 3 प्रकार के सिस्टम काम में लिए जाते हैं। 3 प्रकार के? हाँ, पहला है इंसुलेटेड न्यूट्रल सिस्टम, जो 440 वोल्ट के लो वोल्टेज नेटवर्क के लिए सबसे आम है। दूसरा है सॉलिडली अर्थड न्यूट्रल सिस्टम, जो आमतौर पर 220 या 110 वोल्ट वाले घरेलू सर्किट या किनारे के सिस्टम के लिए होता है, जो हमारे घरों में भी होता है। बिल्कुल। और तीसरा है इम्पीडेंस अर्थड न्यूट्रल सिस्टम। ये 3.3 किलोवोल्ट या 6.6 किलोवोल्ट जैसे हाई वोल्टेज मरीन सिस्टम में इस्तेमाल होता है। इसमें फॉल्ट करंट को सीमित करने के लिए न्यूट्रल को एक उच्च मूल्य वाले रेजिस्टर के माध्यम से हल से जोड़ा जाता है। अच्छा, तो आज का हमारा फोकस मुख्य रूप से पहले सिस्टम पर है ना? यानी इंसुलेटेड न्यूट्रल सिस्टम। हाँ, क्योंकि 440 वोल्ट मशीनरी के लिए यही उद्योग का मानक है। और इस सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत, मतलब इसका जो सबसे बड़ा कमाल है, वो ये है कि इसमें जनरेटर के न्यूट्रल पॉइंट और जहाज के हल के बीच जानबूझकर कोई सीधा इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं रखा जाता। ये तो जमीन पर मौजूद सिस्टम से बिल्कुल उलट है। जमीन पर या शहरों के पावर ग्रिड में तो न्यूट्रल सीधे जमीन से यानी अर्थ से जुड़ा होता है। सही कहा। तो अगर कोई लाइव फेस तार टूटकर किसी धातु के खंभे या जमीन से टकरा जाए तो करंट को वापस सोर्स तक जाने का सीधा रास्ता मिल जाता है। एक भारी शॉर्ट सर्किट करंट बहता है और ब्रेकर तुरंत ट्रिप हो जाता है। पावर कट। और जमीन पर पावर कट होना कोई बड़ी बात नहीं है। इंजीनियर जाकर फॉल्ट ठीक कर सकते हैं। लेकिन समुद्र के बीचों बीच अगर मेन इंजन के लूब ऑयल पंप की मोटर का कोई एक फेज हल से टकरा जाए, जिसे सिंगल अर्थ फॉल्ट कहते हैं, और मोटर ट्रिप हो जाए, तो जहाज का नियंत्रण तो पूरी तरह खो जाएगा। और यहीं पर इंसुलेटेड न्यूट्रल सिस्टम अपना असली कमाल दिखाता है। ट्रिपिंग से बचाव ही इस सिस्टम का सबसे बड़ा उद्देश्य है। मतलब पावर की निरंतरता या कंटिन्यूटी ऑफ पावर बनी रहती है। बिल्कुल। जब 440 वोल्ट सिस्टम में कोई सिंगल अर्थ फॉल्ट होता है, मान लिया जाए कि मोटर की वाइंडिंग का इंसुलेशन घिल गया है और तांबे का तार मोटर की मेटल केसिंग से छू रहा है, तो वहां कोई शॉर्ट सर्किट करंट नहीं बहता, क्योंकि न्यूट्रल तो हल से जुड़ा ही नहीं है। एकदम सही। करंट के पास अपना सर्किट पूरा करने के लिए वापस जनरेटर तक जाने का कोई रास्ता ही नहीं होता। और जब सर्किट पूरा नहीं होगा तो भारी करंट नहीं बहेगा, और भारी करंट नहीं बहेगा तो ब्रेकर ट्रिप नहीं होगा। हाँ, वो महत्वपूर्ण मोटर, चाहे वो कूलिंग पंप हो या स्टीयरिंग गियर, वो बिना किसी रुकावट के लगातार काम करती रहेगी। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। अगर मोटर ट्रिप नहीं हो रही है तो इंजन रूम की टीम को पता कैसे चलेगा कि सिस्टम में लीकेज आ गई है? मतलब फॉल्ट तो है ना वहां पर? फॉल्ट बिल्कुल है, और इसका पता लगाने के लिए मेन स्विच बोर्ड पर एक अर्थ फॉल्ट मॉनिटरिंग सिस्टम रियल टाइम में काम करता है। जैसे ही वो पहला अर्थ फॉल्ट आता है, सिस्टम ट्रिप नहीं होता, बल्कि एक जोरदार अलार्म बजने लगता है। अच्छा, तो अलार्म बजता है। हाँ,
इंजन रूम के उस 50 डिग्री सेल्सियस के गर्म और शोरगुल वाले माहौल में ये अलार्म एक स्पष्ट चेतावनी है। ये इंजीनियरों को वो कीमती समय देता है जिसमें वो उस मशीनरी को बिना बंद किए फॉल्ट खोज सकें। और ये समय बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर उस पहले फॉल्ट को नजरअंदाज किया गया और उसी समय किसी दूसरे उपकरण में कोई दूसरा फेज हल से टकरा गया, वो तो डबल अर्थ फॉल्ट हो जाएगा। तब स्थिति हाथ से निकल जाती है। 2 अलग-अलग फेजों को हल के माध्यम से जुड़ने का सीधा रास्ता मिल जाता है। और फिर एक भयानक शॉर्ट सर्किट होता है। बिल्कुल, दोनों उपकरणों के ब्रेकर्स ट्रिप हो जाएंगे और आग लगने का भी बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। तो इसीलिए जैसे ही वो पहला अलार्म बजता है, इंजन रूम में तनाव बढ़ जाता है, फॉल्ट खोजना शुरू हो जाता है। और ये खोजना किसी भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा है। पूरे जहाज के सैकड़ों किलोमीटर लंबे केबल नेटवर्क में से वो एक फॉल्ट ढूंढना है। और इसकी शुरुआत शायद सबसे बुनियादी टूल से होती है, मल्टीमीटर। हाँ, मल्टीमीटर। जब किसी संदिग्ध पैनल या मोटर को आइसोलेट कर दिया जाता है, मतलब उसकी पावर सप्लाई पूरी तरह काट दी जाती है, तब मल्टीमीटर को ओहम्स या कॉन्टिन्यूटी मोड पर सेट करते हैं। एक प्रोब को साफ की गई मेटल केसिंग यानी अर्थ पर रखते हैं और दूसरी प्रोब को मोटर के फेस टर्मिनल्स पर लगाते हैं। और इन मल्टीमीटर रीडिंग्स का विश्लेषण ही पहला कदम है। अगर मल्टीमीटर 0 या बहुत कम रेजिस्टेंस दिखाता है, तो इसका मतलब है स्पष्ट ग्राउंड फॉल्ट। तांबे का तार और लोहे का ढांचा सीधे संपर्क में आ चुके हैं। और अगर रीडिंग इन्फिनिटी या OL आती है, तो ये ओपन सर्किट का संकेत है, यानी वाइंडिंग अंदर से टूट गई है। लेकिन मल्टीमीटर की एक बहुत बड़ी सीमा है जिसे समझना जरूरी है। क्या सीमा? एक सामान्य मल्टीमीटर के अंदर ऊर्जा का स्रोत महज एक 3 वोल्ट या 9 वोल्ट की छोटी सी बैटरी होती है। ये पूरी तरह से शॉर्ट हो चुके तारों को तो पकड़ सकती है, लेकिन इंसुलेशन के अंदर की सूक्ष्म दरारों या कार्बन डस्ट को नहीं। अच्छा, क्योंकि इतनी कम वोल्टेज उन दरारों से करंट को पास नहीं करा सकती। ये तो मतलब ये कुछ ऐसा है जैसे जहाज के हल में किसी लीकेज को खोजने के लिए एक छोटी सी मोबाइल की फ्लैशलाइट का इस्तेमाल करना। बहुत सही उदाहरण है। अगर छेद बड़ा है तो दिख जाएगा, लेकिन जो दरारें अंदर ही अंदर कमजोर कर रही हैं, उन तक रोशनी पहुंचेगी ही नहीं। बिल्कुल। मल्टीमीटर की 9 वोल्ट की बैटरी उन बारीक दरारों से करंट को धकेल नहीं सकती। तो इंजीनियर को लगेगा कि इंसुलेशन ठीक है, जबकि असल में मोटर फेल होने वाली होगी। बिल्कुल। और यहीं पर एंट्री होती है मेगर की। मेगर, जिसे इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्टर भी कहा जाता है। हाँ, मेगर का सिद्धांत ही बिल्कुल अलग है। इसके अंदर एक डीसी जनरेटर होता है जो 500 वोल्ट, 1000 वोल्ट और हाई वोल्टेज सिस्टम्स के लिए 5000 वोल्ट्स तक पैदा कर सकता है। तो ये हाई वोल्टेज इंसुलेशन पर भारी दबाव या इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस डालता है। एकदम सही। अगर इंसुलेशन में कोई सूक्ष्म दरार है, नमी है, तो ये 500 वोल्ट का भारी दबाव उस कमजोरी को भेद कर करंट को पार करा देगा। और इसी लीकेज करंट को मापकर मेगर हमें असली तस्वीर दिखाता है। मैं सोच रहा हूं, जब कोई इंजीनियर 500 वोल्ट पैदा करने वाले डिवाइस के साथ काम करता है, तो सुरक्षा के नियम भी बहुत सख्त होते होंगे। बहुत ज्यादा। एक छोटी सी चूक या गलत टर्मिनल पर प्रोब लगने से बड़ा हादसा हो सकता है। सबसे पहले उपकरण को पूरी तरह डेड साबित करना होता है। ब्रेकर खोलना, फ्यूज निकालना और मैन एट वर्क का टैग लगाना अनिवार्य है। और मल्टीमीटर से सुनिश्चित करना कि वोल्टेज 0V है। लेकिन मैंने सुना है कि इसमें एक डिस्कनेक्ट करने वाला स्टेप भी होता है। हाँ, खासकर आज के आधुनिक जहाज़ों पर, जहाँ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स या VFDs का बहुत इस्तेमाल होता है। मेगर करने से पहले इन नाजुक इलेक्ट्रॉनिक्स को मोटर से अलग करना जरूरी है, वरना मेगर का 500 वोल्ट इन माइक्रो प्रोसेसर्स को मिलीसेकंड्स में जला देगा। ओह, खतरनाक है। और मेगा टेस्ट करने का जो तकनीकी तरीका है? टेस्ट से पहले एक और जरूरी चीज है डिस्चार्ज करना। पुरानी रुकी हुई स्टैटिक कैपेसिटेंस को खत्म करने के लिए टर्मिनल्स को कुछ सेकंड के लिए हल के साथ शॉर्ट किया जाता है। फिर 440 वोल्ट मोटर के लिए मेगर को 500V DC पर सेट करते हैं। और टेस्ट बटन को पूरे 1 मिनट तक दबा कर रखते हैं ना? हाँ, ताकि रीडिंग स्थिर हो सके। हाँ, और फिर मेगा ओहम में वैल्यू नोट कर लेते हैं। लेकिन टेस्ट के बाद जो आखिरी स्टेप है, मतलब वो शायद सबसे खतरनाक हिस्सा है। बिल्कुल, टर्मिनल्स को दोबारा डिस्चार्ज करना। क्योंकि मेगर ने मोटर की वाइंडिंग को एक कैपेसिटर की तरह चार्ज कर दिया होता है।
अगर कोई सीधे जाकर उन टर्मिनल्स को नंगे हाथों से छू ले तो परिणाम भयंकर होंगे। हाँ, ये कैपेसिटेंस का एक दिलचस्प भौतिक सिद्धांत है। मोटर के अंदर तांबे की वाइंडिंग एक सुचालक है, इंसुलेशन को चालक है, और मोटर का लोहे का स्टेटर दूसरा सुचालक है। मतलब ये पूरा ढांचा एक भारी भरकम कैपेसिटर बन जाता है। हाँ, और वो 500 वोल्ट का खतरनाक चार्ज वहीं फंसा रहता है। अगर इसे डिस्चार्ज किए बिना छुआ गया तो इंसान के शरीर को ही रास्ता मिल जाएगा और एक बेहद खतरनाक शॉक लगेगा। तो इंसुलेटेड केबल के साथ हल के साथ जोड़कर उसे जमीन में डिस्चार्ज करना सबसे कड़ा नियम है। अच्छा, सुरक्षा के बाद बात आती है उस रीडिंग की। एक्सेप्टेबल IR वैल्यू क्या होनी चाहिए? इसके लिए एक रूल ऑफ थंब है, किलोवोल्ट रेटिंग +1, यानी अगर 440 वोल्ट का सिस्टम है तो उसे किलोवोल्ट में बदलेंगे, 0.44 किलोवोल्ट, और उसमें एक जोड़ देंगे तो 1.44 मेगा ओहम। गणित के हिसाब से। हाँ, सुरक्षा के लिए 1 मेगा ओहम को न्यूनतम सुरक्षित वैल्यू मान लिया जाता है। इससे नीचे मोटर स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, लेकिन व्यावहारिक समुद्री मानकों में 1 मेगा ओहम कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। समुद्र के वातावरण को देखते हुए कोई भी चीफ इंजीनियर 5 मेगा ओहम से नीचे की रीडिंग पर चैन से नहीं बैठता। और नई मोटरें? वह तो 100 मेगा ओहम से ऊपर दिखाती हैं या सीधे इन्फिनिटी। अच्छा, एक स्थिति की कल्पना करते हैं। मान लीजिए किसी बहुत ही अहम पंप की मोटर का टेस्ट किया और रीडिंग 0.5 मेगा ओम आ गई, भारी नमी घुस चुकी है, तो क्या उस लाखों रुपए की मोटर को कबाड़ में फेंक देंगे? नहीं नहीं, मरीन इंजीनियर्स के पास इस गीली मोटर में वापस जान फूंकने की कई तरीके होते हैं। इसे बेकिंग प्रक्रिया से ठीक किया जाता है। बेकिंग? जैसे ओवन में केक बेक करते हैं? कुछ वैसा ही। सबसे पहले मोटर के स्पेस हीटर्स चालू करते हैं। अगर नमी जिद्दी है तो मोटर को खोलकर रोटर बाहर निकाल लेते हैं और स्टेटर को वर्कशॉप के बड़े बेकिंग ओवन में डाल देते हैं। तापमान कितना होता है? 80 से 90 डिग्री सेल्सियस, और इसे कई घंटों तक, कभी कभी पूरे दिन के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि पानी का एक एक कण भाप बनकर उड़ जाए। लेकिन कई बार तो सिर्फ पानी नहीं होता ना, कार्बन डस्ट, लूब ऑयल या नमक के कण भी तो हो सकते हैं जो वाइंडिंग पे चिपक जाते हैं। सही कहा। ऐसी स्थिति में सिर्फ बेकिंग से काम नहीं चलता। ओवन में डालने से पहले स्टेटर को एक इलेक्ट्रो क्लीनर स्प्रे से धोया जाता है। ये स्प्रे गंदगी काट देता है और तुरंत वाष्पीकृत हो जाता है। और जब IR वापस 50 मेगा ओम के सुरक्षित स्तर को पार कर ले, तब वाइंडिंग पर इंसुलेटिंग वार्निश की एक नई परत चढ़ाई जाती है। ये सूखने के बाद एक सख्त सील बना लेती है जो भविष्य में नमी को रोकती है। ये तो एकदम डीप क्लीनिंग स्पा ट्रीटमेंट हो गया मोटर के लिए। लेकिन बेकिंग और तापमान से जुड़ा एक बहुत ही बड़ा भ्रम है जो अक्सर नए इंजीनियरों को परेशान करता है। कौन सा भ्रम? ये कि IR टेस्ट मोटर के गर्म होने पर करना चाहिए या पूरी तरह ठंडे होने पर। सामान्य ज्ञान तो शायद यही कहेगा कि ठंडे होने पर टेस्ट करना चाहिए। और ये एक बहुत ही गंभीर तकनीकी चूक हो सकती है। अच्छा। IR टेस्ट हमेशा बिना किसी अपवाद के मोटर के गर्म अवस्था में होना चाहिए, यानी ऑपरेशन से रुकने के तुरंत बाद। ऐसा क्यों? इसके पीछे की भौतिकी देखिए। इंजन रूम का तापमान 45 से 50 डिग्री होता है और हवा में भारी नमी होती है। जब एक गर्म मोटर ठंडी होती है तो उसके आसपास की हवा भी ठंडी होने लगती है। जब हवा का तापमान ओसांक यानी ड्यू पॉइंट से नीचे जाता है तो हवा की नमी पानी की बारीक बूंदों के रूप में ठंडी वाइंडिंग पर जमने लगती है। ओह, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे फ्रिज से निकाली गई पानी की ठंडी बोतल के बाहर पानी की बूंदें जम जाती हैं। बिल्कुल सटीक उदाहरण है। और इसी संघनन के कारण जब आप उस ठंडी मोटर का टेस्ट करेंगे तो मेगर की रीडिंग बहुत कम आएगी। एक फॉल्स लो रीडिंग। हाँ, अंदरूनी इंसुलेशन शायद पूरी तरह स्वस्थ हो, लेकिन बाहर जमी नमी के कारण करंट लीक कर जाएगा। इसलिए गर्म अवस्था में टेस्ट करने से असली इंसुलेशन का पता चलता है। और मैंने सुना है फिर रीडिंग तापमान पर निर्भर करती है, इसलिए इसे 40 डिग्री के मानक बेस तापमान पर गणितीय रूप से सही भी किया जाता है। हाँ, करेक्शन फैक्टर लगाना पड़ता है ताकि सही तुलना हो सके। चलिए, हमने मेगा टेस्ट, ओवन, बेकिंग और तापमान की बात कर ली, लेकिन इंसुलेशन जांचने का एक मास्टर लेवल भी तो है, पोलराइजेशन इंडेक्स या PI। PI। जब किसी हाई वोल्टेज मोटर की सेहत की पक्की गारंटी चाहिए होती है तो सिर्फ 1 मिनट की IR रीडिंग काफी नहीं होती। PI इंसुलेशन की सेहत, सूखापन और सफाई जांचने का सबसे सटीक तरीका है। ये काम कैसे करता है? ये असल में एक अनुपात या रेशियो है। हाई वोल्टेज को पूरे 10 मिनट तक वाइंडिंग पर अप्लाई किया जाता है। पहली रीडिंग 1 मिनट पे लेते हैं और दूसरी रीडिंग 10 मिनट पर।
फिर 10 मिनट वाली वैल्यू को 1 मिनट वाली वैल्यू से भाग दे देते हैं। लेकिन 10 मिनट तक लगातार हाई वोल्टेज देने से ऐसा क्या बदल जाता है जो 1 मिनट में नहीं दिखता? इसका जवाब है एब्जॉर्प्शन करंट और मॉलिक्यूलर अलाइनमेंट। इंसुलेशन मटेरियल के अंदर छोटे छोटे अणु होते हैं जिन्हें डाइपोल्स कहते हैं। सामान्य स्थिति में ये अव्यवस्थित होते हैं, लेकिन जब हाई वोल्टेज पड़ता है तो ये अणु एक चुंबक की तरह खुद को इलेक्ट्रिकल फील्ड की दिशा में अलाइन करने लगते हैं। इस प्रक्रिया में एक बहुत हल्का हानिरहित करंट बहता है, यही एब्जॉर्प्शन करंट है। मतलब शुरुआत के 1 मिनट में जो करंट बह रहा है वो सिर्फ लीकेज करंट नहीं है, उसमें ये एब्जॉर्प्शन करंट भी शामिल है। बिल्कुल, इसीलिए पहली रीडिंग थोड़ी कम आती है। 10 मिनट बाद क्या होता है, अधिकांश डाइपोल्स अपनी जगह सेट हो जाते हैं और एब्जॉर्प्शन करंट 0 हो जाता है। और तब जो बचता है वो 100% लीकेज करंट होता है। एकदम सही। इसलिए एक अच्छी मोटर का रेजिस्टेंस 10 मिनट तक लगातार ऊपर की तरफ बढ़ना चाहिए। तो अगर हम पीआई की वैल्यूज को डीकोड करें, अगर पीआई 1.0 से कम है तो खतरनाक, इंसुलेशन गीला या गंदा है, मोटर स्टार्ट करना बिल्कुल मना है। और 1.0 से 2.0 के बीच खराब या संदिग्ध स्थिति, सफाई और बेकिंग की सख्त जरूरत है। और अगर पीआई 2.0 से ज्यादा है? बहुत अच्छा, यह दर्शाता है कि इंसुलेशन पूरी तरह स्वस्थ और सूखा है। और पीआई का एक और फायदा है, यह तापमान से मुक्त होता है। अनुपात होने के कारण तापमान का असर आपस में कट जाता है। क्या बात है! तो इस पूरी चर्चा का सार यही निकलता है कि जहाज़ों का इलेक्ट्रिकल सिस्टम इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि विपरीत परिस्थितियों में भी ये काम करता रहे, जैसे हमने इंसुलेटेड न्यूट्रल सिस्टम में देखा। हाँ, लेकिन इसे सुरक्षित रखने के लिए मेगा टेस्ट, बेकिंग और पीआई जैसे कड़े परीक्षणों की निरंतर आवश्यकता होती है। ये खारे पानी और नमी के खिलाफ एक कभी न खत्म होने वाली जंग है। बिल्कुल। अंत में सोचने के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल है। हमने नमी हटाने के लिए मोटरों को बेक करने की बात की, लेकिन अगर मरीन इलेक्ट्रिकल सिस्टम नमी और तापमान के प्रति इतने संवेदनशील हैं, तो जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र के बढ़ते तापमान और भविष्य की अत्यधिक नमी वाली परिस्थितियों को देखते हुए क्या हमें आगे चलकर जहाज़ों के लिए पूरी तरह से नए इंसुलेशन मटेरियल्स का आविष्कार नहीं करना पड़ेगा? ये वाकई एक ऐसा सवाल है जो भविष्य की मरीन इंजीनियरिंग को आकार दे सकता है और रिसर्च के लिए प्रेरित करेगा। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और हमारे YouTube चैनल मरीन इंजीनियरिंग सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब भी करें।